Good morning, children. Welcome back in your history class, and I hope that you all are fit and fine, feeling happy and healthy. Children, जैसा कि आपको पता है कि Good morning, children. Welcome back in your history class, and I hope that you all are fit and fine, feeling happy and healthy. चिल्ड्रन, जैसा कि आप सबको पता है कि हम इतिहास से जो है वो चैप्टर हमने शुरू किया था। वो था आपका चैप्टर भारत, ब्रिटिश राज के अधीन भारत। हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को हमने शुरू किया था और हमने इसके कई शीर्षक जो है, कई टॉपिक्स जो हैं, ऑलरेडी हमने इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया, हमने डिस्कशन कर लिया और हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। बच्चों, लेकिन कुछ मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहने जा रही हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि वेन एवर यू वॉच द वीडियो, जब भी आप वीडियो को देखते हैं या देख रहे होते हैं तो प्लीज़ काइंडली ओपन योर बुक। आप अपनी बुक को खोल लिया कीजिए और वीडियो वॉच जब कर रहे हैं, जब वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपनी बुक को वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखने के समय जो है आप अपनी बुक को भी पढ़ते रहिए। आप अपनी बुक से भी कंसल्ट करते रहिए, टॉपिक्स जो है उससे जो है आप करते रहिए और वीडियो देखने के बाद एक बार अपनी बुक को भी पढ़िएगा। तो जो टॉपिक, जो शीर्षक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और जो आपके डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और डाउट्स, अगर आपके कोई डाउट्स हैं भी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप वो डाउट्स लिख सकते हैं। वो क्वेश्चन जो है, वो क्वेरीज आप कर सकते हैं और मैं आपको उसके आपके डाउट्स क्लियर करने की आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं लेक्चर। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा सारांशित वे में, संक्षेप में जो है वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट वी हैव डिस्कस, व्हाट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कौन सा शीर्षक के बारे में हमने डिस्कशन किया था। बच्चों, हम डिस्कशन कर रहे थे कि ब्रिटिश राज के अधीन भारत की। ब्रिटिश राज के अधीन भारत का मतलब यही है कि ब्रिटिश शासन के आधिपत्य में भारत का शासन, यानी ब्रिटिश डोमिनेंस के अंदर जो है, उसके अंडर में भारत की क्या स्थिति थी। और इससे पहले हमने जो पढ़ा कि 1857 की जब लड़ाई शुरू हुई तो देश में एक लहर सी दौड़ गई और ब्रिटिश शासन के लिए एक ये बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक तौर पे नहीं बल्कि सामाजिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी, तीनों स्तरों पर जो है इस क्रांति ने अपना जो है असर दिखाया। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन बिल्कुल हिल गया और उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसकी जो पकड़ थी, जो उसकी मजबूत जो डोमिनेंस था, जो आधिपत्य था, जो प्रभुत्व था, वो जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगा था या पड़ गया था। तो अब ब्रिटिश शासन के जो सामने अब क्या था, बहुत बड़ी चुनौती थी कि उसका किस तरीके से जो है उस राज्य का, उस साम्राज्य का पुनर्गठन किया जाए, यानी रिफॉर्मेशन हो। इसके लिए क्या हुआ था, जैसा कि हम पहले भी हमने इस बारे में पढ़ा था कि इसके लिए ब्रिटिश शासन का जो कंपनी का जो राज्य था, 1857 की लड़ाई तक, यानी 1858 तक भारत में ब्रिटिश कंपनी का शासन था। लेकिन जब 1857 की लड़ाई 1858 में जब ये असफल रही या ये इसको दबा दिया गया, तब 1858 में ब्रिटिश कंपनी का जो शासन था वो भारत में समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ने इसके शासन जो है अपने हाथों में ले लिया। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसके रिजल्ट में क्या फलस्वरूप, एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि क्वीन विक्टोरिया को शासिका घोषित किया गया। और क्वीन विक्टोरिया की जब शासिका घोषित हुई तो उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया, डिक्लेरेशन लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने कई तरह की नीतियां जो हैं उन्होंने बनाई और उन नीतियों का सीधा असर जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पे पड़ा, ब्रिटिश साम्राज्य के पुनर्गठन पे पड़ा, ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाने की पहल पर पड़ा।
तो इस नीतियों के तहत जो है वो कई क्षेत्रों में जो है वो बदलाव होने शुरू हो गए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ जो है वो होने लगी और ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो हर क्षेत्र में उसने चेंजेस किया, हर क्षेत्र में पुनर्गठन किया। चाहे वो हम बात करें तो इन्हीं बदलाव, इन्हीं पुनर्गठन के बारे में जो है हम चर्चा कर रहे थे। और पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सेना और पुलिस का पुनर्गठन हमने पढ़ा था, हमने न्यायिक संगठन के बारे में पढ़ा था, हमने वित्तीय प्रशासन के पुनर्गठन के बारे में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने सैन्य बल, सैन्य व्यवस्था को किस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य ने सैन्य बल को उसका पुनर्गठन किया और उसके बाद वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय प्रशासन का भी पुनर्गठन, उसमें भी बदलाव हुए, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए। एक तरह से रिफॉर्मेशन वित्तीय प्रशासन भी हुआ, या वित्तीय प्रशासन को आप कह सकते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उसका भी पुनर्गठन हुआ, उसका भी रिफॉर्मेशन हुआ। और जो है हमने न्यायिक संगठन के बारे में भी पढ़ा, यानी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, यानी न्यायिक शासन जो था उसका भी पुनर्गठन हुआ। बहुत सारी नीतियों का बदलाव हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो पहले से चली आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह पे नई चीज़ों को लाई गई। अब न्यायिक प्रशासन की बात हम करें, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि न्यायिक प्रशासन में न्यायिक संगठन में ये था कि पहले जो कानून था वो भेदभाव से भरा था, यानी एक अमीर आदमी को जो एक अपराध के लिए अगर एक अपराध के लिए अमीर आदमी को उसी अपराध के लिए अगर उसको अलग सज़ा मिलती थी और एक गरीब आदमी अगर उसको वही अपराध करता तो उसके लिए अलग सज़ा थी। यानी जाति में जो है ये कानून जो था वो किसी शासक या रूल के स्वेच्छा के अनुसार होते थे। लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया, ये नीति जो है उन्होंने बंद कर दी और उन्होंने ऐसा कानून वो बनाया जो इस तरह के भेदभाव को और इस तरह की चीज़ों को उन्होंने समाप्त कर दिया। और जो है तो इसी तरीके से जो है वित्तीय प्रशासन भी जो है वो उसमें भी पुनर्गठन हुआ, उसमें भी रिफॉर्मेशन हुआ, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो था, रेवेन्यू मैनेजमेंट जो था सिस्टम था, उसमें भी बदलाव किए गए। जैसे कि 1857 ईस्वी के बाद जो है इस रेवेन्यू जो था, जो उनका अर्थव्यवस्था जो थी वो उथल पुथल हो गई थी और बहुत ज़्यादा वो इकोनॉमिकली बहुत तो नहीं वीक थे, लेकिन फिर भी वो जो है स्टेबल नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, स्थिर नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, वित्तीय मैनेजमेंट को पुनर्गठन के संदर्भ में उन्होंने क्या किया, एक सिस्टमैटिक से इस व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने बजट व्यवस्था का इंट्रोडक्शन किया। उसको बजट जो 1860 में जो है बजट की व्यवस्था शुरू की गई और फिर इसके बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच जो है आय के वितरण के बारे में भी विचार विमर्श किया गया, यानी कितना क्या रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ से कितने राज्य से कितने इनकम जो है वो आ रहे हैं और वो इनकम का क्या कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में, ब्रिटिश साम्राज्य के मजबूत बनाने में, उसको और ज़्यादा अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो इस तरह के बदलाव, इस तरह के मैनेजमेंट के बारे में जो है वो पुनर्गठन हुआ और इसके बारे में बच्चों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो बच्चों आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो है आपका अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षा देने की नीति बनाई गई। यानी एक पुनर्गठन का तो ये रिफॉर्मेशन का तो प्रोसेस चल रहा था, प्रक्रिया चल रही थी। उसी प्रक्रिया के अंदर जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य ने अंग्रेज़ी माध्यम में इंग्लिश मीडियम की जो शिक्षा थी, एजुकेशन था, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन जो था, इंग्लिश माध्यम की जो शिक्षा थी, उसको भी उन्होंने लागू करने की नीति बनाई। और उन्होंने ये लागू क्यों किया, क्योंकि वो जो है अपने एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ी माध्यम की जो शिक्षा की जो नीति थी उसमें लागू करने का भी उनका अपना कुछ स्वार्थ था या अपना कुछ मोटिव था, लेकिन उसका फ़ायदा जो था, उसका जो बेनिफिट था वो हम भारतीयों को भी हुआ और भारतीय समाज को भी हुआ। बच्चों जैसे अंग्रेज़ शासक थे या प्रशासक थे, तो भारत को आधुनिक विचार देने के लिए या आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए, उनके उद्देश्यों को विकसित करने के लिए, उनके एम्स, उनके ऑब्जेक्टिव, उनके लक्ष्यों को देने के लिए अंग्रेज़ी शिक्षा जो है वो प्राप्त जो है वो करने, अंग्रेज़ी शिक्षा को वो बढ़ावा देने लगे। और उनका एक मोटिव था कि अगर ये अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रचार और प्रसार जो है
या उसको प्रोत्साहित करेंगे और भारतीयों के बीच समक्ष जो है वो इन शिक्षा का विस्तार करेंगे या प्रसार करेंगे या उनको ये प्रदान करेंगे, तो भारतीयों का समर्थन जो है वो उनको मिल जाएगा और भारतीय कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक होने लगेंगे, उनको मानने लगेंगे। लेकिन और अंग्रेज़ी भाषा का जो रूप था वो एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मीडियम था, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था और एक बहुत बड़ा हथियार था जिसको अंग्रेज़ी शासन ने जो है इस्तेमाल किया। लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया इस अंग्रेज़ी माध्यम का, लेकिन इसका जो बेनिफिट था, जो इसका जो लाभ था, वो भारतीयों को भी मिला और भारतीय समाज की कहीं ना कहीं उसमें सुधार हुए। अब इसके परिणाम क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ी का साहित्य था उसके संपर्क में बहुत सारे भारतीय विद्वान भी आए और बहुत सारे भारतीय समाज सुधारक जो थे और बहुत सारे भारतीय विद्वान जो थे, उन्होंने भी इस शिक्षा का जो है उस समर्थन किया। उनको भी लगा कि ये एक भाषा है और कोई भी भाषा जो है वो बुरी नहीं होती है। तो उन्होंने कहा इस भाषा का जो उपयोग है वो उनको कहीं ना कहीं उन्नति के रास्ते पे ले जाएगा। तो जो एक समाज सुधारक, बहुत सारे भारतीय समाज सुधारक ऐसे थे जो बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने आने वाले समय की जो वो अलार्मिंग था, आने वाले समय की आहट उन्होंने सुन ली थी। उनको लगा कि आने वाले समय में ये भाषा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय समाज को या हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, जबकि हम एक विकसित देशों में आते हैं। तो इसके विकास के लिए, समाज के विकास के लिए और इसकी उत्पत्ति के लिए जो है ये भाषा कहीं ना कहीं जो है वो इस्तेमाल कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगी, वो लाभप्रद होगी हमारे लिए। तो बहुत सारे भारतीय संपर्क में आए और जब लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेज़ी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा देने की नीति जब बनाई, जब लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेज़ी शिक्षा देने की और अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा देने की जब उन्होंने नीति बनाई, तो उनका उद्देश्य, उनका मोटिव सिर्फ इतना ही था, उनका मोटिव बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था। ये था कि इस शिक्षा के माध्यम से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो पूर्ण रूप से विचार से, आत्मा से और भाषा से या आत्मा और आस्था से और विचारों से वो ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक होंगे, यानी ब्रिटिशवादी होंगे। तो इनका कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ था। अंग्रेज़ी शिक्षा या अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा देने में भारतीयों को उनका अपना ये स्वार्थ था कि उनको उनका एक उद्देश्य था, उनका लक्ष्य था कि अगर वो अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा जो है भारतीयों में प्रदान करते हैं, भारतीयों को प्रदान करते हैं और भारतीयों को इसमें सम्मिलित करते हैं, तो उनका उद्देश्य ये होगा कि इस शिक्षा से, इस आधुनिक और अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा से, आस्था से, विचारों से ब्रिटिशवादी होंगे। और अगर वो ब्रिटिशवादी होंगे तो वो ब्रिटिश के समर्थक होंगे, और अगर वो ब्रिटिश के समर्थक होंगे तो ये ब्रिटिश शासन के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि उनका साम्राज्य और मजबूत होगा और विस्तार होगा। तो और वास्तव में कहीं देखा जाए बच्चों, तो कहीं ना कहीं मैकॉले का ये जो अनुमान था, ये जो गेस था, ये जो अनुमान था, वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ। कुछ लेवल पे, कुछ तरह से, या कुछ क्या कहेंगे कि 75% या 85% ये कहीं ना कहीं इसका ये अनुमान जो था वो सही निकला, सही हुआ, सही साबित हुआ। और भारतीय समाज पे इस शिक्षा का जो बहुत बड़ा असर पड़ा, बहुत बड़ा जो है इसका प्रभाव देखा गया। बच्चों, अगला आपका शीर्षक है वो है आपका पाश्चात्य शिक्षा। जैसा कि हम शिक्षा के बारे में ही बात कर रहे हैं कि अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा और आधुनिक विचारों की भारतीयों में सम्मिलित होना, अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा में भारतीयों का सम्मिलित होना, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इसमें इस संदर्भ में अगला टॉपिक आपका है पाश्चात्य शिक्षा, यानी आप कह सकते हैं वेस्टर्न एजुकेशन। पाश्चात्य शिक्षा को अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में कहते हैं हम वेस्टर्न एजुकेशन। अब वेस्टर्न एजुकेशन का मतलब, अगर हम पाश्चात्य शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में एक नाम आता है, वो है आपका
कह सकते हैं कि अंग्रेज़ी माध्यम के द्वारा दी गई शिक्षा, या इंग्लैंड के द्वारा ब्रिटिश शिक्षा की दी गई, ब्रिटिश माध्यम के द्वारा दी गई शिक्षा। बच्चों, अब कंपनी का शासन जो है वो प्रारंभ जब हुआ, होने के समय जब ब्रिटिश शासन का जो प्रारंभ हुआ था, तो देश में जो शिक्षा की व्यवस्था थी, जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ और ब्रिटिश शासन जब हो रहा था, तो शिक्षा की जो व्यवस्था थी देश में, वो पाठशाला, गुरुकुल और मकतब, मदरसा, इन सब लेवल तक ही सीमित थी। एजुकेशन के नाम पे यही इंस्टीट्यूशंस थे, यही संस्थाएं थीं जो एजुकेशन देती थीं, धार्मिक वे में भी दे रही थीं और सामाजिक वे में भी, सामाजिक शिक्षा हो या धार्मिक शिक्षा हो या राजनीतिक शिक्षा हो, और कई शिक्षा प्रणालियां थीं जो ये संस्थाएं जो है वो प्रदान कर रही थी लोगों को, भारतीय लोगों को। यानी शिक्षा के नाम पे यही संगठन थे जो शिक्षा को प्रसार कर रहे थे, उनका प्रचार कर रहे थे या शिक्षा दे रहे थे। उच्च शिक्षा जो थी वो जो है वो कह सकते हैं कि मुख्यतः जो अभिजात वर्ग तक ही सीमित थी। अभिजात वर्ग माने जो अपर कास्ट के जो लोग थे, जिनका समाज में उनका पोजीशन, उनके रेपुटेशन, जिस समाज, जिस ट्राइब, जिस जाति का ऊंचा होता था, तो जो उच्च शिक्षा थी वो उन अभिजात वर्गों के लिए ही सीमित था। और उच्च वर्ग में जैसे संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, उर्दू है, तर्कशास्त्र है, और आपका जो है व्याकरण है, चिकित्सा विज्ञान है, ये सारे जो उच्च वर्ग की शिक्षा थी, और ये उच्च वर्ग के माध्यम की जो शिक्षा थी वो अभिजात लोगों तक ही सीमित थी। यानी लोग जो है, जो अपर कास्ट के लोग थे, जिनके पास पैसे थे, धन दौलत थे, जिनका रेपुटेशन या जो ऊंची जात के थे, वो अपने बच्चों को या अपने परिवार के लोगों को जो है वो इस तरह की इन क्षेत्रों में भी शिक्षा दिलाते थे। अब देश में परंपरागत यानी ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन जो था वो चला आ रहा था। यानी सदियों से जो वही गुरुकुल प्रणाली, मदरसा, मकतब और पाठशाला, ये सारी शिक्षा संस्थाएं थी जो वंशानुगत थी, जो हेरिडिटिकल थी, जो चली आ रही थी, और जो है एजुकेशन के नाम पे ये इंस्टीट्यूशन जो है अपना योगदान दे रहे थे। अब जब पाश्चात्य, जब वेस्टर्न एजुकेशन का दौर आया, जब अंग्रेज़ी माध्यम ने अपने पांव पसारे और उन्होंने जो है वो एजुकेशन के नाम पे जब वो व्यवस्थित होने लगे, और ब्रिटिश साम्राज्य ने जब वेस्टर्न एजुकेशन का जब इंट्रोडक्शन किया, जब उसका प्रस्तावित किया, तो इसमें भारत को आधुनिक ज्ञान दिलाने में, भारत को आधुनिक विचार देने में इस पाश्चात्य शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान था। अब भारत आधुनिक विज्ञान के बारे में कैसे जान सकता था, क्योंकि वो तो परंपरागत शिक्षा प्रणाली का अनुसरण कर रहे थे। तो लोगों को साइंस के बारे में, तर्कशास्त्र के बारे में तो पता था, लेकिन साइंस के बारे में, या हम कह सकते हैं बहुत लॉजिक्स ऐसे भी थे, जो तर्क ऐसे भी थे जो नहीं मालूम, जो शिक्षा से थोड़े परे थे। तो ये पाश्चात्य जो शिक्षा थी वो कहीं ना कहीं भारत को आधुनिक विचार, आधुनिक ज्ञान देने में मददगार साबित हुआ और बहुत लाभप्रद भी हुआ। और अंग्रेज़ भारत में आधुनिक शिक्षा आरंभ करने में बहुत अधिक सफल रहे, क्योंकि लोगों ने उसको अपनाया, क्योंकि लोगों ने आधुनिक शिक्षा को एक्सेप्ट किया। और बहुत सारे समाज सुधारक ऐसे भी थे जिन्होंने इस पाश्चात्य वेस्टर्न एजुकेशन का समर्थन किया, और इसमें सबसे बड़ा नाम था आपका राजा राम मोहन रॉय का। और राजा राम मोहन रॉय ने इसका समर्थन किया, वेस्टर्न एजुकेशन का। तो बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक थे, बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे दिग्गज स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, जिन्होंने पाश्चात्य एजुकेशन का जो है वो समर्थन भी किया। और बहुत सारे विद्वान ऐसे थे इन्होंने विद्रोह भी किया, विरोध भी किया इस एजुकेशन का, क्योंकि लोग अगर समर्थन था कि अगर भारत को आधुनिक देश बनाना है, भारत के आधुनिक विचारों से इंट्रोड्यूस कराना है, या भारत को आधुनिक विचार प्रदान करना है, तो ये पाश्चात्य शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई थी। और एक तरफ अगर हम विरोध की बात करते तो बहुत सारे विद्वान ऐसे थे, बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने इनका विरोध भी किया, इस सेंस में, इस संदर्भ में कि इस शिक्षा का जो प्रभाव है उनकी संस्कृति पे पड़ रहा था। भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं, भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित हो रही थी।
कहीं ना कहीं इस पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा था और लोग जो है अपने संस्कृति से हो सकता था दूर चले जाते। उस शिक्षा के ट्रेंड में आकर, उस शिक्षा के प्रभाव में आकर वे अपनी पद्धति को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को वो भूल जाते। तो इस सेंस में पाश्चात्य यानी वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध भी हुआ, लेकिन विरोध से ज़्यादा कहीं समर्थन हुआ और लोगों ने अपनाया भी, और ये शिक्षा भारत में सफल भी रही और इसका समाज पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा। बच्चों, निसंदेह अनडाउटली ये जो आधुनिक शिक्षा थी, जो पाश्चात्य जो शिक्षा थी, उसका प्रसार केवल सरकार से ही नहीं हुआ, सफल हुआ, बल्कि लोगों ने भी इसका समर्थन किया, लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया। तो और सरकार का तो प्रयास था ही इस शिक्षा को फैलाने में, साथ में ईसाई जो प्रचारक थे उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी इस एजुकेशन को फैलाने में। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे कॉन्वेंट स्कूल खोले, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने मिशनरी इंस्टीट्यूशन जो है वो आरंभ किया, मिशनरी संस्थाएं उन्होंने स्थापित किया, जिसकी वजह से ये एजुकेशन जो है वो फली फूली और भारतीय समाज को इसका लाभ तो हुआ, बहुत लाभ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ जो विरोधी थे उन्होंने विरोध भी किया। लेकिन भाषा की जो इसकी जो एक भाषा, इस अंग्रेज़ी यानी वेस्टर्न एजुकेशन का जो बेनिफिट था वो जो था वो समाज पे दिखा। अब बच्चों, अगला आपका टॉपिक है आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। अब बच्चों, आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, जैसा ये आपका टॉपिक है, हम जो है पाश्चात्य शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा, अंग्रेज़ी माध्यम के शिक्षा देने में नहीं थी। अब जो है आपका अगला है आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। आधुनिक शिक्षा, हम शिक्षा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा देने वाली नीति के बारे में पढ़ा, हमने वेस्टर्न एजुकेशन यानी पाश्चात्य शिक्षा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा। ये शिक्षा कुछ इन दोनों शिक्षाओं से भिन्न नहीं थी। वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसने भी आधुनिक विचारों को ही प्रोत्साहित किया था। तो ये शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं इन शिक्षाओं से, इन नीतियों से, इन प्रणाली से जो है वो मिलती जुलती है। बच्चों, भारत में आधुनिक विज्ञान का जो प्रयोग था वो कह सकते हैं कि 19वीं सदी में ही शुरू हो गया था, आरंभ हो गया था। और जो ये बहुत सारे ऐसे विज्ञान के क्षेत्र, जैसे प्रौद्योगिक क्षेत्र था और विज्ञान तकनीकी क्षेत्र जो था, भारत में 19वीं सदी से ही डेवलप होने लगा था, विकास होने लगा था इसका, ये आगे बढ़ने लगा था। और इसमें भारत जो है वैज्ञानिक, और इस तरह 19वीं सदी के बाद भारत जो है वो वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर चुका था। क्योंकि जब एजुकेशन का जब ब्रॉडकास्ट हुआ, जब एजुकेशन का संचार हुआ, तो लोगों ने भरपूर इसमें जो है पार्टिसिपेशन किया और इसका लाभ उठाया, और इसका फलस्वरूप इसका नतीजा ये हुआ, इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि भारत 19वीं सदी में जो है वो आधुनिक युग में प्रवेश उसने कर लिया था। हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो वैज्ञानिक युग का भारत में जो है 19वीं सदी में ही शुरू हुआ, और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, और उसके साथ साथ विज्ञान विभाग की भी स्थापना हुई, ताकि जो है उसकी शिक्षा, विज्ञान की जो शिक्षा है वो आगे बढ़ सके और स्मूथली चल सके। और चिकित्सा यानी आप कह सकते हैं ना मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो है वो महेंद्र लाल सरकार का नाम बहुत उल्लेखनीय है। इन्होंने जो है 1860 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना की। 1860 में किसने? महेंद्र लाल सरकार ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने बहुत योगदान दिया, और इस योगदान का उदाहरण था कि 1860 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था का उन्होंने उद्घाटन किया, उन्होंने स्थापना किया। और 20वीं सदी के जो तीसरे दशक तक आते आते, यानी 20वीं सदी के अंत तक आते आते इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना भी की गई।
यानी आप देख रहे हैं ना किस तरीके से जो है वो साइंस बढ़ता चला जा रहा था और आधुनिक शिक्षा जो है वो बढ़ती चली जा रही थी और संस्थाएं जो है वो खुल रही थी ताकि आधुनिक विचारधारा के साथ जो है वो मॉडर्न टेक्निक के साथ जो है वो भारत जो है वो उन्नति के रास्ते पे चलने लगा था। अब साइंस कांग्रेस के अधिवेशनों में जो है वो बहुत सारे विभिन्न बहुत देशों के विभिन्न क्षेत्र से तरह तरह के वैज्ञानिक जो वो भाग लेते थे, विचार विमर्श करते थे और अपने कार्यों का, अपने विचारों का जो है वो आदान प्रदान भी करते थे। तो इस तरह के तरीके से जो है इस शिक्षा का प्रसार हो रहा था, इस शिक्षा का जो है वो लाभ समाज को मिल रहा था और लोग जो है वो भरपूर लाभ जो है उठा रहे थे। अब बच्चों, प्रफुल्ल चंद्र राय कुछ नाम ऐसे थे जो जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में न की बल्कि जो है वैज्ञानिक साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र में अपना नाम कमाया, अपना नाम जो है उन्होंने बनाया, जिससे प्रफुल्ल चंद्र राय और जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा और बीरबल साहनी जैसे ऐसे कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने ख्याति प्राप्त की, जिन्होंने पॉपुलैरिटी, जिन्हें प्रख्याति या ख्याति प्राप्त हुई। अब सीवी रमन ने भी तो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने योगदान पे उन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में जो है उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन को जो भौतिकी के क्षेत्र के लिए, विज्ञान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और श्रीनिवास रामानुजन गणित और विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के महान वैज्ञानिक थे। तो ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम थे बच्चों, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो है वो बहुत नाम कमाया और एक कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अपने तजुर्बों, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने अनुभवों के थ्रू जो है उन्हें एक महान वैज्ञानिकों के नाम में भी जाना जा सकता है। इस प्रकार भारतीय वैज्ञानिकों ने इस आधुनिक शिक्षा का जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाया और उन्होंने इस शिक्षा को ग्रहण किया, पढ़ा और वो अपने तक ही उन्होंने सीमित नहीं रखा बल्कि उन्होंने इसका प्रसार भी किया, प्रचार भी किया। और शिक्षा और विज्ञान के इस क्षेत्र में जो ये कार्य थे, जो इनके अचीवमेंट्स थे, जो योगदान थे, उसके एक कह सकते हैं कि देश को एक नई स्पीड मिली, देश को एक नई गति मिली, प्रोग्रेस की गति, जो कह सकते हैं सफलता की गति, उन्नति की गति। तो इस तरीके से देश जो है वो आधुनिक युग की तरफ जो है वो प्रस्थान 19वीं सदी में ही कर चुका था। और इन वैज्ञानिकों के योगदान से इस आधुनिक शिक्षा के या विज्ञान की शिक्षा से या आप कह सकते हैं पाश्चात्य शिक्षा से जो लाभ जो मिला भारतीयों को, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि देश को प्रतिष्ठा के साथ साथ देश को गति भी प्राप्त हुई, उन्नति की गति प्राप्त हुई और देश जो है वो कहीं ना कहीं अपने जो है वो आधुनिक विचारों के साथ जो है वो आगे बढ़ गया। तो बच्चों, आज हम यहीं पर बंद करते हैं और अगले लेक्चर में जो है हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो देखिए, ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखने के साथ साथ आप अपनी बुक को भी ज़रूर पढ़िएगा। इन शीर्षकों के बारे में एक बार अपनी बुक से भी पढ़ लीजिएगा, बुक को भी कंसल्ट कर लीजिएगा, बुक ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि तभी आपके जो शीर्षक हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ आप जो है वो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। आई विल क्लियर योर क्वेरीज एंड डाउट्स। और बच्चों, तो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में हम अगला शीर्षक शुरू करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।